हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अन अकेडमी के इस चैनल पर। और एमपीपीएससी टी80 का ये है 8वां लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको पूछा जाता है। तो एक बड़ा सवाल एग्जाम में आपको आता है कि कई सारी जो पर्सनालिटीज़ हैं, कई सारे ऑफिस बेरर हैं मध्य प्रदेश में, जैसे चीफ जस्टिस हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, या इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन वगैरह हो गए। तो उनके संबंध में कई सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं कि पद को लेके कि कौन सा कहाँ पे किस पद पे आपको रहा। तो ऐसे कई सारे वीडियोस मैं आपको बनाने वाला हूँ, जिसका ये पहला वीडियो है। इसके अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो जस्टिस रहे हैं, जज रहे हैं, या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में किन पदों पे आपको रहे हैं, या वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट में जाके वहां पर चीफ जस्टिस बने। तो एक पूरा लिस्ट हम लोग इस वीडियो के अंदर आपको देखने वाले हैं। साथ ही जजेस के बारे में इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिलेगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उन जजेस के बारे में जो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रहे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, और उसके बाद में जाके भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यहाँ पर आपको बने। तो ऐसे जो पहले व्यक्ति हैं वो है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अब जस्टिस एम हिदायतुल्ला भारत के अंदर जो जब आजादी के बाद जो पूरी न्याय व्यवस्था आपको स्थापित हुई, तो उस न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में सबसे इनिशियल यहाँ पे व्यक्ति थे, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको की। चलिए, सबसे पहले जस्टिस जेएस वर्मा है, जस्टिस हिदायतुल्ला है। इनकी शुरुआत आपको होती है नागपुर हाई कोर्ट से। जब नागपुर हाई कोर्ट बना सेंट्रल प्रोविंस का, तो नागपुर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आपको बनते हैं फ्रॉम 1954 से लेकर 1956 तक। तो 54 से लेकर 1956 तक नागपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उसके बाद जो नागपुर हाई कोर्ट की जो पूरी बेंच थी, उस पूरी की पूरी बेंच को जब नागपुर हाई कोर्ट को उसको डिसॉल्व किया गया, और उसके बाद उस पूरी बेंच को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, या बोल सकते हैं जबलपुर हाई कोर्ट है, जबलपुर हाई कोर्ट बना। तो इस तरीके से ये जबलपुर हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बनते हैं। और साथ में मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी पहले चीफ जस्टिस, पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। तो 1956 से लेकर 1958 तक, तकरीबन 2 साल तक, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। मुख्य न्यायाधीश के पद पे उन्होंने आपको काम किया। उसके बाद इनका ट्रांसफर हो जाता है, या इनको एलिवेट किया जाता है इन द सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय तक जज रहे। और उसके बाद ये भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश, 11th चीफ जस्टिस आपको बने। 1967 से लेकर 1970 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको रहे। देखो, ये आपको ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किन किन पदों पे डॉक्टर हिदायतुल्ला या बाकी लोग व्यक्ति आपको रहे, सिर्फ ये चीजें पता होना चाहिए। ठीक है। ओके, उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको बने। उसके बाद जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई, तो उसके बाद उस समय वाइस प्रेसिडेंट का पद भी आपको खाली था। तो इसलिए इनको सौभाग्य मिला कि ये भारत के राष्ट्रपति के पद के ऊपर आपको बैठ सके। और ये भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, जो राष्ट्रपति के पद पर आपको पहुंचे। क्योंकि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है और वाइस प्रेसिडेंट का पद भी आपको खाली है, तो इन दैट केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो भारत के पहले चीफ जस्टिस बने जिनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। उसके बाद आगे जाके इनको भारत का जो उपराष्ट्रपति है, 1979 से लेकर 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे। कई सारे इंपॉर्टेंट पदों पे जस्टिस हिदायतुल्ला है, इन्होंने यहाँ पर आपको काम किया। ओके, उसके बाद अगले जो इंपॉर्टेंट जज हैं वो भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से संबंधित है, जस्टिस जे एस वर्मा। जस्टिस जे एस वर्मा अपने वर्मा कमेटी जो है, उस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के लिए आपको जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, 10वें चीफ जस्टिस, 85 से लेके 86 तक। एक साल तक यहाँ जज, उनका एक साल तक जज के रूप में काम किया। उससे इंपॉर्टेंट बात है, इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर में, तो मध्य प्रदेश के सतना में, सॉरी। और मध्य प्रदेश में पैदा होके मध्य प्रदेश में ही चीफ जस्टिस बनने वाले ये पहले जज बने। इवन मतलब और भी जज हैं, जैसे जस्टिस प्रसन्ना जो हैं, जस्टिस प्रसन्ना भी ऐसे थे जिनका जन्म रीवा में हुआ, और बाद में जाके वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। लेकिन ये मतलब ऐसे चीफ जस्टिस हम लोग बोल सकते हैं, दो चीफ जस्टिस हुए हैं भारत के अंदर जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। एक तो जस्टिस जे एस वर्मा है, जिनका जन्म सतना में हुआ, और एक जस्टिस लोहाटी हैं, जिन जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो नहीं बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो ऐसे दो चीफ जस्टिस है
जिनका जन्म मध्य प्रदेश में आपको हुआ है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ आपके मध्य प्रदेश के सतना में, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज आपको रहे। उसके बाद हाई कोर्ट के जज बनने के बाद ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश हैं। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी आपको काम करा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम किया 89 के अंदर, और उसके बाद ये भारत के 27वें चीफ जस्टिस, भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश आपको बन जाते हैं। 27th चीफ जस्टिस ऑफ मध्य ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ओके। और ये पद इनका आपको रहा 1997 से लेकर 1998 तक, तकरीबन 10 महीने तक चीफ जस्टिस रहे। उसके बाद इनको एलिवेट किया गया, जब रिटायर हुए तो रिटायर होने के बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग था, इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष आपको बनते हैं। 1999 से लेकर 2003 तक, 2003 तक, तकरीबन 4 साल के, या 4 साल भी नहीं, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल के समय तक इस पद के ऊपर आपको रहे। और ये मध्य प्रदेश से आने वाले, या क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जो देश के जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके भी अध्यक्ष बने, तो याद रखिएगा जस्टिस जे एस वर्मा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको नाम है, ओके। उसके बाद इनके संबंध में कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस थे जिसमें जस्टिस वर्मा ने अपना डिसीजन दिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है एसआर बोमानी केस, जहां पर राज्यपाल के, गवर्नर के ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, उस शक्तियों के ऊपर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि जो गवर्नर हैं वो किसी भी अध्यादेश को अनलिमिटेड टाइम तक बार बार उसको जारी आपको नहीं कर सकते। उसके बाद एक बड़ा अयोध्या जजमेंट वाला जो केस हुआ, उसके अंदर ये एज ए जज यहाँ पर आपको शामिल थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है जस्टिस जे एस वर्मा के अंदर आपको शामिल होके वहां पर डिसीजन आपको दिया। उसके बाद एक हिंदुत्व जजमेंट केस था, एक विशाखा जजमेंट केस था, जिसमें महिलाओं की शादी की उम्र के संबंध जो डिसीजन है, वो डिसीजन उन्होंने यहाँ पर आपको लिया। उसके बाद आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, एस्पा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एस्पा से संबंधित जो डिसीजन है, वो डिसीजन जस्टिस वर्मा ने आपको लिया, जिसमें जो हमारी आर्म फोर्सेस होती हैं उनके पावर्स या उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों के ऊपर एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल जो है, वो कंट्रोल लगाने की उन्होंने यहाँ पर आपको बात की। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का जो फॉर्डर स्कीम केस था, तो उस फॉर्डर स्कीम केस में भी इनको स्पेशली उनको वहां पर आपको इन्होंने अपना जजमेंट आपको दिया। तो ऐसे कई सारे जजमेंट जस्टिस वर्मा ने आपको लगाए। फिर बाद में जाके राजस्थान जो स्टेट है, राजस्थान स्टेट के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने आपको काम किया। उसके अलावा 86 और 89 में 2 बार उस पद पर रहे। उसके बाद इन्होंने जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसके संबंध भी इंपॉर्टेंट पद पर है। और बाद में जब निर्भया केस हुआ, निर्भया केस के बाद इन्होंने उस समय की जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने बनाया जस्टिस वर्मा कमीशन, और उन्होंने जुबिलाइन जो होते, जुबिलाइन मतलब जो छोटा बच्चा 18 साल से जो छोटा होता है, उसको जुबिलाइन कहा जाता है। आपको याद होगा निर्भया केस में एक जो क्रिमिनल था, या एक जो रेपिस्ट था, वो माइनर था, और बाद में फिर सरकार को उसको 18 साल की उम्र होने के बाद उसको छोड़ना पड़ा। तो उसको लेके एक बड़ा गुस्सा देश में था कि अगर कोई व्यक्ति जो 17 साल का है, 17.5 साल का लड़का है, वो इस प्रकार का क्राइम करता है, तो क्या उसको भी हम लोग छोड़ देंगे? तो जस्टिस वर्मा ने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा ने आपको कहा कि अगर जो चीफ जस्टिस, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 साल से 16 से 18 के बीच में है, और वो कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम आपको करता, कोई रेयर क्राइम आपको करता, और ऐसे क्राइम में अगर वो पकड़ा जाता है, तो उसको 16 साल का भी अगर है, 16 से 18 के बीच का, तो उसको एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, और उसको लेके फिर आईपीसी और सीआरपीसी में अमेंडमेंट भी सरकार को करना पड़ा। ओके, तो ये हुए आपके जस्टिस जे एस वर्मा, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका टेन्योर रहा। उसके बाद अगले जो जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, एस ए बोबड़े, और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 21वें चीफ जस्टिस आपको बने। कब से कब तक जज रहे? तो 2012 से लेकर 2013 तक ये चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आपको रहे, और बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट में भी इनको एलिवेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और उसके बाद में ये भारत के चीफ जस्टिस बनते हैं। ही बिकम द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश। 2019 से लेकर 2021 तक, तकरीबन 1.5 साल के समय तक ये चीफ जस्टिस के पद पे भारत के अंदर यहाँ पर आपको रहे, ठीक है। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो जजमेंट इनके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट उन्होंने दिया अयोध्या डिस्प्यूट को लेके, उसमें ये उस पूरी पैनल में शामिल थे। फिर मैरिटल रेप को लेके कि क्या पति अपनी पत्नी का बलात्कार कर सकता है, उससे इंपॉर्टेंट एक डिसीजन दिया जो महिलाओं के पक्ष में इन्होंने दिया। फिर माइनर के रेप के संबंध में एक इंपॉर्टेंट निर्णय लिया। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट जो निर्णय हैं वो जस्टिस वर्मा ने, जस्टिस एस ए बोबड़े ने यहाँ पर आपको लिए। ओके, उसके बाद अगले जो जज हैं, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आपको पहुंचे, तो
ये है जस्टिस दीपक वर्मा। जस्टिस दीपक वर्मा जो है ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे और बाद में जाके ये चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट थे। बाद में जाके ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको बने। तो ऐसे 4 जज हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते पहले रहे और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके जज यहाँ पर आपको बने। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक ऐसे जज की जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सुप्रीम चीफ जस्टिस तो नहीं बने, लेकिन ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज रहे और यहाँ के जज रहते हुए ही इनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और वहां पर जाके ये बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस RC लाहोटी, जिनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर, मध्य प्रदेश के गुना में। पहले तो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन बाद में ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के परमानेंट जज बनते हैं। फिर बाद में ये जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इन 1998। चीफ जस्टिस तक पद पे नहीं गए। ओके, उसके बाद ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं फ्रॉम 2004 से लेके 2005 तक, 2004 से लेके 2005 तक। तो 4 ऐसे जजेस मैंने आपको बताए जो सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे चीफ जस्टिस के पद पे। और एक इकलौते जज हैं जस्टिस RC लाहोटी, जो सिर्फ जज थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको बने। तो ये याद रखिएगा। ओके, उसके बाद ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे और बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के जज बने, सिर्फ जज बने, है ना, चीफ जस्टिस नहीं बने, सिर्फ जज बने। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आपको आया भी था एग्जाम में। चलिए, तो ना बात करते हैं अब इनके सिर्फ हम नाम देखेंगे। जस्टिस आपके राघुबाबू दयाल, जस्टिस R दयाल। उसके बाद जस्टिस AP सेन, है ना, ये भी उसी पद पे आपको रहे। उसके बाद जस्टिस GL ओझा, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश रहे और बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ जज बने। ओके, जस्टिस ND ओझा, जस्टिस AK माथुर, ये बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। जस्टिस RV रविंद्रन, AK माथुर के बारे में आप जाके सर्च कर लीजिएगा एक बार यूट्यूब के ऊपर। फिर जस्टिस AK पटनायक, जस्टिस AM खानविलकर और उसके बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस फजूद्दीन, जस्टिस DM धर्माधिकारी, जस्टिस PP नावलेकर, जस्टिस दीपक वर्मा, ये जस्टिस RK प्रसाद, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस AM सप्रे, जस्टिस JK माहेश्वरी, ये कुछ ऐसे जजेस हुए जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे और बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां पे जज के रूप में काम किया। अच्छा, उसके अलावा ऐसे जजेस जो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के अंदर चीफ जस्टिस रहे और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज रहे और बाद में जाके किसी दूसरी हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आपको बने। तो ऐसे जजेस के भी नाम हम लोग आपको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जस्टिस GG सोहानी की। तो जस्टिस GG सोहानी जो है ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज रहे, फिर बाद में जाके बिहार हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आपको बने। जस्टिस BC वर्मा, जस्टिस BC वर्मा जो है ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में थे, यहाँ से पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है, इस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको बने। जस्टिस SK सेठ, जस्टिस SK सेठ जो है ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं मेंशन किया है। जस्टिस गुलाब गुप्ता, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ये भी चीफ जस्टिस आपको जाके बने। उसके बाद जस्टिस KM अग्रवाल, जस्टिस KM अग्रवाल जो है ये भी सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने काम किया, मध्य प्रदेश से ही गए थे। जस्टिस BM लाल, तो ये भी सेम जस्टिस BM लाल जो पटना हाई कोर्ट के वहाँ के जज रहे, वहाँ के चीफ जस्टिस आपको रहे। उसके बाद जस्टिस राजीव गुप्ता, तो राजीव गुप्ता ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज बने। ओके, उसके बाद जस्टिस RS गर्ग हैं जो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस आपको बने। जस्टिस उमानाथ सिंह, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो मेघालय हाई कोर्ट जो है, मेघालय हाई कोर्ट के जज आपको बने। जस्टिस अजीत सिंह है, जस्टिस अजीत सिंह आगे जाके मेघालय हाई कोर्ट के जज आपको बने। ओके, उसके बाद जस्टिस राजेंद्र मेनन, इनकी लिस्ट आप बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली और पटना दोनों हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर जस्टिस यहाँ पर आपको रहे। उसके बाद जस्टिस संजय यादव, तो जस्टिस RS झा, तो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आपको रहे। उसके बाद जस्टिस संजय यादव, तो ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको एलिवेट किया गया, इनको वहाँ के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये दिल्ली और उसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर आपको चीफ जस्टिस आपको रहे। ओके, उसके बाद जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ये आपके कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आपको जज रहे, मतलब बंगाल हाई कोर्ट है उसमें जज आपको रहे, चीफ जस्टिस के पद पे गए, सब चीफ जस्टिस वाली लिस्ट है। ठीक है, ओके, तो
ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे और बाद में जाके दूसरे किसी हाई कोर्ट के अंदर आपको चीफ जस्टिस आपको मिले। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन फैक्ट को याद रखिएगा। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन मैंने इन फैक्ट्स का आपको करवा दिया। उसके अलावा एमपीपीएससी अनअकैडमी का एक चल रहा है इंपॉर्टेंट ऑफर, और ये ऑफर है 1+1, और 1+1 के साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे 25% का 25% का इसके ऊपर आपको डिस्काउंट। अगर आप 25% का डिस्काउंट आपको लेना चाहते हैं तो आपको यूज करेंगे कोड पवन लाइव। 1+1 एक साल के सब्सक्रिप्शन के साथ एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एक साल का कोर्स जो आपको मिल रहा है 9677 में, साथ में एक साल का आपको फ्री ही आपको मिल रहा है। साथ ही जिद करके एक बैच आ चुकी है स्टोर पे, जहां पर 999 में आपको एक इंपॉर्टेंट कोर्स आपको मिल जाएगा, जहां पर स्पेशली आप 999 में पूरा प्री का जो सिलेबस है वो जाके कंप्लीट कर सकते हैं एक सिंगल बैच करके। उसके बाद जेल प्रहरी और वन रक्षा का एक इंपॉर्टेंट कोर्स है एमपीजी के, और स्टेट एग्जाम को लेके भी कई सारे कोर्सेज अभी के समय पे आपको चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अप्रैल में भी कई सारी बैचेस आई हैं, जहां पर 6 अप्रैल को एक बैच आया, 17 अप्रैल को एक बैच जिद वाला आ चुका है, 20 अप्रैल को मतलब आज ही एमपी पुलिस और कांस्टेबल का एक बैच लॉन्च होने वाला है, ठीक है। ऐसे कई सारे कोर्सेज अभी के समय पे आ रहे हैं जिनको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और कोड यूज करना है आपको पवन लाइव। कल तक ये इंपॉर्टेंट ऑफर है, 1+1 वाला ऑफर, और साथ में 25% डिस्काउंट, इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। तो ऐसे बहुत कम ऐसे ऑफर्स आपको आते हैं, अभी जाके इस ऑफर को अवेल कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका जो माइंड मैप है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।